हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th। आई होप कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन के बारे में जो मैंने आपको डिटेल बताया था। इसके अलावा आपको एंटी फ्रीज सोल्यूशन के बारे में बताया। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं डियर स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव में या वन वर्ड में अक्सर आते हैं और बच्चे उसको मिस कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अगली कंसंट्रेशन यूनिट्स, दैट इज पीपीएम। पीपीएम स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। पीपीएम की एक खासियत है डियर स्टूडेंट्स, पीपीएम का यूज तब यूज किया जाता है व्हेन सॉल्यूट इज इन ट्रेस क्वांटिटी। सॉल्यूट किसमें हो? ट्रेस क्वांटिटी में हो, या फिर माइन्यूट क्वांटिटी में हो। माइन्यूट क्वांटिटी में हो। तो जब सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटी में या माइन्यूट क्वांटिटी में होता है तो पीपीएम कंसंट्रेशन यूनिट का यूज किया जाता है। और सॉल्यूट ट्रेस या माइन्यूट क्वांटिटी में वहां पे होता है जहां पे पोल्यूशन होता है, इसीलिए पीपीएम को पोल्यूशन इंडिकेटर यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर यूनिट। पीपीएम इज आल्सो नोन एज पोल्यूशन इंडिकेटर यूनिट। ठीक है, तो पीपीएम जो है उसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं और इसका यूज तब करते हैं जब क्या होता है, पोल्यूशन कंसंट्रेशन यूनिट्स के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। अगर और देखें तो पीपीएम जो है इसको W/W के फॉर्म में, या फिर W/V के फॉर्म में, या फिर V/V के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कहेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि वेट बाय वेट के फॉर्म में, वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी वाटर है और आप एक शिप के थ्रू जा रहे थे, आप उसमें ऑयल भर रखे थे बैरल्स। अब एक ऑयल का बैरल खुल गया और पूरा का पूरा तेल जो है, ऑयल जो है वो वाटर में फैल गया। अब सी वाटर के कंपेरिजन में वो अमाउंट ऑफ ऑयल बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में है या नहीं है? तो वहां पे कौन सी यूनिट डिपेंड करेंगे? पीपीएम। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसमें कि एक गैस का रिसाव हुआ, जिससे कि 10-11 लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर के डाटा के अकॉर्डिंग 10-11 लोग एक्सपायर कर गए, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस थी, जो कि कैंसरस भी थी गैस। तो उस गैस का अगर अमाउंट देखा जाए तो पूरे इंडिया में तो कंसंट्रेशन फैला नहीं, एटमॉस्फेयर 2-4 किलोमीटर के रेंज में रहा और पूरे इंडिया का कितना एरिया है, तो उस एरिया के कंपेरिजन में वो अमाउंट ऑफ गैस क्या हुई? पीपीएम के फॉर्म में की जाएगी। तो मतलब ये पार्ट्स पर मिलियन जो है वो पीपीएम के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, अब पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन करने के लिए अगर आप कहें, इसको कह सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है पीपीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ component upon number of parts of component upon total number of parts of all component in the solution. Total number of parts of solution, parts of component in the solution. अब यहां पे क्योंकि हम मिलियन की वर्ड किए हैं तो यहां पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि सर W/W के फॉर्म में कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा? जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट है AB और दोनों ही सॉलिड हैं, तो मैं कहूंगा द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स AB इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से मैं करूंगा। ऐसे ही W/V रहेगा तो यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट A अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ द AB। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमारा जो अमाउंट ऑफ गैस है, अमाउंट ऑफ लिक्विड है या अमाउंट ऑफ सॉलिड है वो किस में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो पीपीएम का यूज याद करते हैं। अब ये तो हो गया फार्मूला, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, कहाँ इसका यूज करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आता है इसकी यूनिट, तो W/W के फॉर्म में कोई यूनिट नहीं होगी, W/V के फॉर्म में होगी नहीं होगी? मास W/V होगा तो पीपीएम की यूनिट क्या हो जाएगी? W की यूनिट क्या होती है? ग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट लीटर, ग्राम पर लीटर। तो वो डिपेंड करता है कि पीपीएम की यूनिट जनरली पीपीएम के फॉर्मेट में ही लिखी जाती है।
जैसे कहीं लिखा हुआ है 5.0 ppm CO2, इसका क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई की समझ में आ गया, मिलियन की वजह से। अब इसका मतलब क्या हो, इट स्टैंड्स फॉर, क्योंकि यही न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा आपको, इस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस करना आपको। तो 5 ppm CO2 की बात करें अगर, इसका मतलब है कि 5 ग्राम CO2 डिजॉल्व इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब 5 ग्राम CO2 डिजॉल्व है 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 10⁻6। तो चलिए यहाँ से मतलब दो चीजें दी आपको, एक तो मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया हुआ है, और दूसरा मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। तो मास ऑफ सोल्यूट भी दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन भी दिया है। तो जरा मास ऑफ सॉल्वेंट बता दीजिए डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 10⁻6 में से आप 5 घटा दीजिए, बताइए जैसा क्या आएगा, 10⁻6 में से 5 घटाएंगे, अप्रॉक्स वही वैल्यू आएगी। तो इसको आप कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 10⁻6। तो ऐसे कंडीशन में जहां पीपीएम कंसंट्रेशन यूनिट है वहां पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ही अमाउंट ऑफ सोल्यूशन होता है, या अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी आपको कंफ्यूज करता है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी देता है और कहता है पीपीएम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा कि वहां सॉल्वेंट जो होता है वो सोल्यूशन के कंपोनेंट के बराबर होता है अगर 10⁻6 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट इज प्रेजेंट ट्रेस क्वांटिटी 10⁻6 ग्राम और कहाँ 5 ग्राम। तो क्लियर है कंसंट्रेशन यूनिट पीपीएम का कहाँ यूज होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको और क्या कहते हैं, कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम का फार्मूला क्या होता है, इस पे इसका इस तरीके से कहीं लिख के आएगा, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया पीपीएम के बारे में, इसकी यूनिट के बारे में बता दिया आपको। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए W/W के फॉर्म में है तो टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, W/V के फॉर्म में तो टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ेगा। आपको पता होगा पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर बताया था मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो पीपीएम कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से पीपीएम का कंसंट्रेशन यूनिट्स का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है और वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स ये नाम से ही क्लियर है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स। क्या है? रेशियो ऑफ मोल्स, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बट द सम ऑफ द कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है? मान लीजिए दो कंपोनेंट ए बी, तो उनके दोनों का जब मोल फ्रैक्शन अलग अलग सोल्यूशन में निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन का यूनिट का जनरल यूज जो होता है वो गैस मिक्सचर में कंसंट्रेशन बताने के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली वैसे तो हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड जो आपसे एनसीईआरटी डाटा के अकॉर्डिंग पूछेगा कि गैसेस मिक्सचर में कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट स्पेशली यूज की जाती है, तो वो कौन सी है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं चाई से, CHI प्रोनाउंसिएट इसको करेंगे चाय। क्या बोलेंगे? चाय, CHI, चाय। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि एक सोल्यूशन है बाइनरी सोल्यूशन। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारे सिलेबस में बाइनरी सोल्यूशन है। इफ द गिवन सोल्यूशन इज अ बाइनरी सोल्यूशन, देन इन दिस केस द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मतलब जो एक बाइनरी सोल्यूशन था उसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अब इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इसको बोलेंगे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा?
यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो अगर फिर पूछे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो of the number of the component of that component upon total number of solution। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया। एक्स से एक्स बी नंबर ऑफ मोल्स आपको वहां निकालना पड़ेगा कंपोनेंट्स का। इसका यूज कहाँ करते हैं, गैस मिक्सचर में। अब यहाँ बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स यही आप ध्यान से देखें तो इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स, मोल एंड मोल। ये देखिए मोल एंड मोल, तो मोल मोल है तो यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज इट इज द रेशियो, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। क्लियर? अगला पॉइंट, इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ मोल है, यहाँ मोल है, टेम्परेचर का मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम तो है नहीं, मतलब टेम्परेचर हैज नो एनी इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट to the ratio of number of moles of the total components in a given solution। Clear? And the formula is this। in case of binary solution x and xb मोल फ्रैक्शन ऑफ a and b दोनों आप कैसे निकालेंगे, क्लियर है। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेगा, बाकी टोटल सॉल्यूशन का a और b का सम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, नो यूनिट, क्योंकि दोनों रेशियो है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मोल्स है। अब अगली बात यही कर लें, अगर हम ध्यान से देख लें, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कि दोनों के मोल फ्रैक्शन के टर्म में, मान लीजिए कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम निकालना है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सम जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे, आइए प्रूव करते हैं। एक्स ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स बी की क्या है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू क्या होता है, यही हमको निकालना है। आइए निकालते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो एन ए प्लस एन बी, और क्या हो जाएगा, ये देखिए ये होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। कैंसिल करिए, कितना आ गया, 1 आया कि नहीं आया। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो 2 कंपोनेंट हो चाहे वो 3 कंपोनेंट हो, तो उसके बेसिस पे आप कहिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट डी एंड सो ऑन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आई इज इक्वल टू 1। मतलब the sum of the mole fraction of the components is always equal to 1। ये ध्यान रखिएगा कि चाहे जितने कंपोनेंट्स हो, चाहे वो 2 कंपोनेंट्स हो चाहे 1000 कंपोनेंट्स हो, उनके मोल फ्रैक्शन का सम किसी सॉल्यूशन में ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है, आप इसको करके देख सकते हैं। मैं यहाँ आई कंपोनेंट लिखूंगा तो वो डिनोमिनेटर तो सेम होता जाएगा, अंतिम में वही घट जाएगा, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल्स आपको दिया गया, आपने क्या किया, 2 कंपोनेंट ए बी है, कह दिया भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी दोनों निकाल के दिखाइए। आपने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स ए निकाला, फिर बी निकाला, दोनों को सॉल्व किया, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मान लीजिए आ गया 0.6। अब आपको कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालिए। अब जो बेवकूफ होंगे वो क्या करेंगे, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। और मैं क्या करूंगा या आप क्या करेंगे, बिकॉज यू आर ए स्मार्ट बॉय और गर्ल्स, देन एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0 पॉइंट या 1 माइनस एक्स ए, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। आ गया आंसर। तो ना, तो एक का मोल फ्रैक्शन अगर आपको क्लियर है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन अपने आप अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय chi। इट इज जनरली यूज्ड इन to define the concentration in gaseous mixtures। Mole fraction is defined as the number of moles of the component upon total number of moles of the solution। The formula is this for binary solution। The mole fraction is this and this। ठीक है, यूनिट कोई नहीं होती क्योंकि इट इज द रेशियो, और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि टेम्परेचर पे मोल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
और मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है, आपके सामने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एक का कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, दूसरे का मोल फ्रैक्शन अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है, इसके न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। क्लियर है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक है मोलरिटी। मोलरिटी आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पढ़े थे आप। मोलरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर मोलरिटी को डिफाइन किया जाए तो मोलरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। क्यों है अभी आप देखेंगे। मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1000 ml or 1 liter of a solution, given solution at a particular temperature. क्या बोला हूँ? Molarity is defined as the number of moles of the component dissolving per 1000 ml or per liter of a given solution at a particular temperature is known as molarity. ठीक है, तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या जो भी कंपोनेंट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या? लीटर है। ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लीटर में ही वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए लीटर में नहीं है, तब क्या करेंगे? तब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। तो अगर लीटर में है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लीटर में नहीं है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए, ये 1000 ml में है, ठीक है, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर ml में है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। इसको और मॉडिफाई करिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम इन ml दिया तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे ये? तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपसे पूछ क्या रहा है। कभी क्या होता है, सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे देता है। जनरली फिलहाल आपको इस न्यूमेरिकल्स में देगा नहीं, तो फिलहाल आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जब आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे तो फार्मूला जो फाइनली आएगा, ये जनरल है, अगर वॉल्यूम दिया है और मोल दिया है तो रख के सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिया है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, मास दिया हुआ है, तो पहले आप क्या करेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे और ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो फार्मूला भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है बात, इसकी यूनिट क्या होती है सर? यूनिट बहुत आसान सा है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए क्या लिखा है? मोल्स, और यहाँ क्या लिखा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब लीटर, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी? यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर, ठीक है। मोलरिटी के लिए यूनिट हो गई। टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। भाई जैसे वाटर है, इसको हीट करेंगे तो वेपराइज होगा कि नहीं होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ा, चलिए वॉल्यूम बढ़ा डियर स्टूडेंट्स। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो मोलरिटी विल बी डिक्रीजेस। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर मैं कोई मेडिसिन या कोई सब्सटेंस बस्ती से कंसंट्रेट करके 25 मोल पर लीटर पे भेज रहा हूँ यहाँ से, और वो जा रहा है शिमला, जहाँ पहुँच के टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है,
क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, टेम्परेचर चेंज हुआ, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। दवा जो जिस कंसंट्रेशन में डॉक्टर मरीज को खानी चाहिए थी नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो क्या होगा? नुकसान करेगा, नहीं करेगा? तो डिपेंड करता है कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो कोई आपसे सलाह मांगे भैया टेम्परेचर वेरिएशन पे कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या मोलरिटी रखी जा सकती है, बोलिए नहीं भैया दवा चेंज हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, तभी आप टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो मोलरिटी का टॉपिक क्लियर हो गया। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी का कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करता है, मोलरिटी टेम्परेचर पे इफेक्ट कैसे करती है। ठीक है, तो मोलरिटी की बात हो गई, टेम्परेचर, मोलरिटी की डिफिनीशन हो गई, मोलरिटी पे यूनिट का इफेक्ट हो गया, मोलर यूनिट हो गई, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, और सबसे लास्ट बात ये आती है कि ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब आता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मोलरिटी का आखिर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मोलरिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये है, मोलरिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो जब मोलरिटी की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जैसे कहीं लिखा है डियर स्टूडेंट्स, यहीं मैं बात कर लेता हूँ, कहीं लिखा हुआ है 3MnAOH, इसका क्या मतलब, जल्दी बता दीजिए। कहीं ये लिखा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब है कि 3 moles of NaOH dissolve in 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर कहीं मोलरिटी लिखी है तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, कर लेंगे। 3M 4M 5M का क्या मतलब होता है। अच्छा, कहीं मान लीजिए लिख दिया कि 2 मोलर या एक बाई मोलर सोल्यूशन है, मोलर बोला ना भैया, तो मोलर मतलब मोलरिटी ली हुई है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। इस तरह से कहीं लिखा होगा तो इसको ये स्टार बना दे रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल कोई सॉल्व नहीं होंगे अगर इसको नहीं समझ जाएंगे तो। अच्छा, कहीं कुछ बेसिक बातें बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कहीं लिखा हुआ है सेमी मोलर, सेमी मोलर, सेमी मतलब हो गया 1/2, दैट इज m/2। सेमी का मतलब यह है, इसी को बोलते हैं, ये सेमी मोलर सोल्यूशन कहलाता है। सेमी मतलब आधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डेसी मोलर सोल्यूशन, डेसी मोलर का मतलब होता है m/10, दैट इज 1/10 सोल्यूशन। ठीक है, सेंटीमोलर, सेंटीमोलर का मतलब होता है m/100 या 1/100। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में अक्सर ऐसा है। बाई मोलर सोल्यूशन तो 2M हो जाएगा। बाई मोलर का मतलब क्या है, बाई मोलर का मतलब 2M। तो मोलरिटी टॉपिक को समझने के लिए इस बात का ध्यान देना है। अभी हमें इस मोलरिटी में 2 चीज़ों को समझना है। अभी इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ, मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी को दोनों को डिफाइन करके क्वेश्चंस तो हैं, तो इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें। तो अभी तक के टॉपिक में अगर हम बात करें तो अभी तक हम पढ़ चुके W/W परसेंटेज, अभी तक पढ़ चुके W/V परसेंटेज, अभी तक पढ़ चुके V/V परसेंटेज, अभी तक पढ़ चुके हम ppm, अभी हम पढ़ चुके मोल फ्रैक्शन, अभी हम पढ़ चुके मोलरिटी। इन सब में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर का जो डायरेक्ट इफेक्ट दिखाई दिया है वो यहाँ पे दिखाई दिया है, यहाँ पे दिखाई दिया है, यहाँ पे दिखाई दिया है। ppm में डिपेंड करेगा ये केस, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है। अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की बात की जाए, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलरिटी पे। तो हमारा जो टॉपिक अगला स्टार्ट होने चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो स्टार्ट होने चल रहा है, लास्ट है अभी का आज का, मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैपिटल M तो मोलैलिटी। आपसे वर्ड का डिफरेंस, क्वेश्चन सॉल्व करते समय का डिफरेंस, इस बात का ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि होता क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय बच्चे मोलर को मोलल समझ लेते हैं या मोलल को मोलर समझ लेते हैं, तो वहाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी की पहली बात तो ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है, पहला पॉइंट तो यही समझ लीजिए। तो डिफरेंस पूछता है मोलरिटी और मोलरिटी में, तो पहला डिफरेंस तो यही है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं होती है। और मोलरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां ध्यान देने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, सॉल्वेंट है सॉल्वेंट। मोलरिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था। दोनों में डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसी को और डिफरेंट करिए
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा, इसको कैसे, इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको ये बताया हूँ भी, जैसे मोलारिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इनटू वेट ऑफ क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो ठीक है डायरेक्ट लगाइए, नहीं दिया है तो आप इसमें रख करके वैल्यू पहले मोलारिटी का मोल्स निकाल लीजिए, फिर मोलारिटी पे रख के निकालिए। तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मोलारिटी की डिफिनेशन क्या थी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर आर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, वैसे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन आर डिसॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, पर kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखिए, सॉल्वेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल्स में अक्सर सोल्यूशन का मास देता है और भैया लोग क्या करते हैं, भैया लोग सोल्यूशन के मास को ही रख के सॉल्व करके चले आते हैं और बाद में कहते हैं कि सर हमसे तो गलती हो गई। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसीलिए फोकस करा रहा हूँ कि यहाँ सॉल्वेंट, दिस पॉइंट इज नोटेड कि सॉल्वेंट ही रहेगा। अगर सोल्यूशन दिया है तो पहले मास ऑफ सोल्यूट निकाल करके सॉल्वेंट में से जोड़ देंगे, तब मास ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। अगर मास ऑफ सोल्यूशन दिया है तो उसमें से मास ऑफ सोल्यूट घटा देंगे, तब सॉल्वेंट मिलेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब बात रही यूनिट की, तो यूनिट की बात करूं तो यहाँ देखिए मोल है और यहाँ मास है, तो ये हो जाएगा मोल पर kg। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर kg, इस बात का ध्यान रखिएगा। द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर kg। अगला पॉइंट है टेम्परेचर का इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मोल है, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास है, तो दोनों ही मास और मोल पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो नो एनी इफेक्ट, नो एनी इफेक्ट। तो डॉक्टर होने के नाते आप मोलरिटी में कंसंट्रेशन बनाएंगे कि मोलरिटी में बनाएंगे, आपके लिए कौन ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबिलिटी नहीं शो करती। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि राइट डाउन द वन पॉजिटिव या पॉजिटिव एप्लीकेशन over the पॉजिटिव एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी ओवर द मोलरिटी। तो एक पॉजिटिव एप्लीकेशन आपके सामने है, क्या कि मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं होती। जो दवाई मैं यहाँ बनाऊंगा वही दवा शिमला में भी काम करेगी, लेकिन मोलरिटी में अगर बनाऊंगा तो दवा भी चेंज आ जाएगा, कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। क्लियर? तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात हो गई। एक क्वेश्चन बोर्ड में, एक क्वेश्चन तो ये आता है, बता लेंगे, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए ये मोलरिटी के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि कौन सा ऐसा केस लगा दें कि मोलरिटी के बराबर हो जाए, क्या, इन विच केस मोलरिटी बिकम्स इक्वल टू मोलरिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं बात करूं तो मोलरिटी में आपने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर दोनों कॉमन में ही है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम के बराबर कर दें तो उस केस में मोलरिटी के बराबर हो जाएगी। 1 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था और मैक्सिमम बच्चे ऐसे फ्लैट, क्यों? क्योंकि रट्टा मार रहे हैं। रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए भाई। सिंपल सी बात है कि मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी है, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी है ना। तो बस अंतर क्या है, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है। 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई, 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो चेंज क्या करना है भैया? चेंज कुछ नहीं करना है। इन द अगर पूछेगा कि इन विच केस मोलरिटी बिकम्स इक्वल टू मोलरिटी, देन यू कैन राइट द फार्मूला मोलरिटी एंड मोलरिटी बोथ, दोनों का फार्मूला लिखिए और नीचे लिखिए इफ a case can be applied, that is the mass of solvent in gram becomes equal to the volume of solution in ml. In that case molarity becomes equal to the molarity, molarity becomes equal to the molarity. क्लियर है? तो मोलरिटी और मोलरिटी कब बराबर हो जाते हैं? जब डिनोमिनेटर दोनों के बराबर हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन बोर्ड में मार्क कर लीजिएगा, इसको अलग से नोट भी बनाते समय अलग से लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपका आज का होमवर्क है, जो आपको करना है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 1 मोलर
ये बोर्ड का क्वेश्चन है। और 1 मोलर, ये दो डाटा आपको दे रहा हूं, क्या 1 मोलर और 1 मोलर इन दोनों में किसकी वैल्यू हाई होती है? 1 मोलर ज्यादा होगा कि 1 मोलर, कौन ज्यादा कंसंट्रेट होता है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। अदरवाइज मैं कल की वीडियो लेक्चर में इसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो 1 मोलर और 1 मोलर में कौन ज्यादा होता है? आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर होगा, क्वेश्चन करके देखिएगा। अच्छा, कहीं ऐसे लिखा है जी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है 3MSCl, क्या मतलब है सर, क्या मतलब है बताइए तो? 3MSCl क्या मतलब है? न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका कॉन्सेप्ट आएगा। इसका मतलब हो गया, अच्छा 3M की जगह पे कभी क्या होता है, ऐसे लिख देगा 3 मोलल HCl, तो लोग उससे भी कंफ्यूज होते हैं, भैया मोलर बोले या मोलल बोले, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोले, 3M बोले या 3 स्मॉल m होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हो गया कि 3 मोल्स ऑफ HCl डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो 3 मोल्स ऑफ HCl डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है। क्लियर? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन इफेक्ट पर जान गए होंगे, टेम्परेचर के इफेक्ट जान गए होंगे। आई होप की टॉपिक विल बी क्लियर, ठीक है। नाउ बात करें कि मोलरिटी भी आपने पढ़ लिया, तो टेम्परेचर का इफेक्ट स्पेसिफाइड यहाँ पे और यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m, मोलरिटी एंड मोलरिटी, दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है? इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स, और डिराइव करने के लिए बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, तो नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कल के वीडियो लेक्चर में। आई होप कि टॉपिक क्लियर होगा। अब देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद एक रिक्वेस्ट, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए। इस लॉकडाउन की कंडीशन में मेरे द्वारा आपके लिए किया जा रहा है एक छोटा सा प्रयास, आपका सिर्फ एक छोटा सा सहयोग कि लाइक और कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑन टुमारो, है ना। थैंक यू।